जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो लुसेंट के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। क्योंकि इस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले क्लास में ही शुरू कर दिया है और जहां से ये टॉपिक एक तरह से कल के क्लास में खत्म हुआ था, वहीं से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है 1 नवंबर 1913 से। और चूंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है और इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम और मैरी को स्वागत के लिए बुलाया जाता है। तो दिल्ली दरबार में जब ये जॉर्ज पंचम और मैरी आते हैं तो कुछ घोषणाएं भारत के संबंध में करते हैं, जिसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण घोषणा था कि जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उस विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी बंगाल को एक कर दिया गया 1911 की घोषणा में। तो उसके बाद क्या होता है, तो जितने भी बंगाली भाषी क्षेत्र थे उन सबको मिला के एक अलग प्रांत बना दिया गया बंगाल को। फिर उसी में एक और घटना क्या होती है, तो बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और जो पहले राजधानी हुआ करती थी कोलकाता, तो कोलकाता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया जाता है। मतलब एक घोषणा हो जाती है। 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होने की घोषणा हुई थी और फाइनली 1912 में दिल्ली राजधानी के तौर पे काम करने लगी थी। ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा जो हुई थी वो 1911 में हुआ था और फाइनली जब राजधानी बनी वो 1912 में बनी। तो दिल्ली कब राजधानी बनी, ये क्वेश्चन अगर आए तो 1912 टिक करिएगा, लेकिन घोषणा कब हुई थी तो 1911 में हुई थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। आज हम लोग को कवर करना है 1 नवंबर 1913 को क्या होता है, तो गदर पार्टी की स्थापना होती है। गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वो भी भारत में नहीं किया गया था, अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है बिहार के एग्जाम में कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ऑप्शन में था। ठीक है, तो 1913 में हुआ था। उसके बाद बात करें कोमागातामारू जहाज, जापानी जहाज की घटना जो 1914 में घटी थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कोमागातामारू क्या है, तो ऑप्शन में देता है जापानी जहाज या कुछ और भी ऑप्शन दे देता है। तो ये याद रखिएगा कि ये एक जहाज है, ठीक है, जो जापान का जहाज था। किसी भारतीय ने खरीदा था और वो कहीं पे इस जहाज से जा रहे थे, तो अंग्रेजों में और इस जहाज के मध्य झड़प हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है कि कोमागातामारू क्या है। तो कोमागातामारू एक जहाज, जापानी जहाज हुआ करता था जिसकी घटना 1914 में हुई थी। अब बात करते हैं 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ओके, 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया जाता है। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, जिसमें कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, दोनों का मिलन हो जाता है। तो ये भी अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी एक तरह से मिलन हुआ था यही अधिवेशन में। ठीक है, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो जाती है। ये कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच एकता होती है। साथ ही में कांग्रेस के जो दल दो दलों में बटा हुआ था पहले से, यानी सूरत अधिवेशन 1907 में ही कांग्रेस दो भागों में बट गया था। ओके, गरम दल नरम दल वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग, देखिए यहाँ पे दो तथ्य बनते हैं। होम रूल लीग से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 1916 में ही पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। साथ ही इसी साल में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। ओके,
होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने किया था, दो अलग अलग जगहों पे किया था। पूना में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और मद्रास में किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। ओके, एनी बेसेंट। तो ये 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पूना में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और बात करें तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार, जो मद्रास का एक शहर है अडयार, वहां पे होम रूल लीग की स्थापना की हुई थी। ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो कभी बाल गंगाधर तिलक का देता है, कभी एनी बेसेंट का देता है। ओके, ज्यादातर ऑप्शन में एनी बेसेंट ही रहता है, तो एनी बेसेंट ही सही होगा। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का एक साथ नहीं देता है, ठीक है, ऑप्शन में एक साथ नहीं आएगा। अब बात करते हैं न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ पत्रिका की। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका, इसके संपादक किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। इसके संपादक एनी बेसेंट ही थी, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका इसके संपादक थी वो एनी बेसेंट थी। बात करें 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में बहुत सारी घटनाएं घटी थी, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, 1916 में ही महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। ओके, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में ही महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में बिहार के चंपारण जिला में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन कभी क्वेश्चन बनता है, बिहार के एग्जाम में बहुत बार बना हुआ है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किस व्यक्ति ने न्योता दिया था, यानी किस व्यक्ति ने बुलाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, उसके लिए रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। यानी रामचंद्र शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए बुलाया हुआ था बिहार। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम और आता है, बतख मियाँ। बतख मियाँ ने चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाई थी। ओके, उन्होंने ही जान बचाई थी महात्मा गांधी की। हालांकि महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के दौरान एक रात किसी होटल में ठहरे हुए थे, किसी जगह पे ठहरे हुए थे, ठीक है। तो वहां पे उनके खाना में कुछ पॉइजन मिला दिया जाता है, तो उस पॉइजन का पता इसको चल जाता है बतख मियाँ को, जो उन्होंने गांधी जी को ये भोजन करने से मना कर दिया था। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि बतख मियाँ ने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। ओके, एक नोटेड पॉइंट क्या है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह ही था, लेकिन इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे। कब किए थे, तो लगभग 1906 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया हुआ था, ठीक है। तो वहां पे ही प्रैक्टिकल कर दिए थे सत्याग्रह का। अब बात करें तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होती है। जो आगे चल के मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या था, तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था। इसी के द्वारा, मॉन्टेग्यू घोषणा के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था। यानी केंद्र पे कोई और शासन करेगा और प्रांतों में कोई और शासन करेगा। ओके, इस प्रकार का द्वैध शासन व्यवस्था यही इसी घोषणा के अंतर्गत हुई थी, जो आगे चल के 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बन जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बन जाता है आगे चल के। ओके, तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1917 को। लेकिन 1919 में यही क्या हो जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था, तो 1919 में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अब बात करते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा की। तो मॉन्टेग्यू घोषणा को कुछ उदारवादी कांग्रेसी थे जिन्होंने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी हुई थी, ठीक है। कुछ कांग्रेस में उदारवादी नेता भी थे जिन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। ओके, भारत का मैग्ना कार्टा
कहा था। अब बात करते हैं 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके, 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। एक नोटेड पॉइंट क्या है, तो 31 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी, जिसका एक तरह से कई बार एग्जाम में पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय हुआ करते थे। ओके, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो कई बार पूछ देता है एम.एन. राय की जगह पे स्थापना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी, वहां पे एम.एन. राय न देख के लाला लाजपत राय दिया रहता है, तो लाला लाजपत राय भी इसमें शामिल थे, तो वो भी सही हो जाता है। ओके, लेकिन अहम भूमिका इन्हीं की थी, एम.एन. राय की। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में पहली बार 1918 में भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो महात्मा गांधी पहली बार कब भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। ओके, अब बात करें, गांधी जी 1918 में गुजरात में कर नहीं आंदोलन चलाया था। ओके, 1918 में गांधी जी के द्वारा गुजरात में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू हो जाता है। रोलेट एक्ट क्या था, तो ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। मतलब रोलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। उसके लिए ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील रखा जा सकता था। मतलब इसको काला कानून भी कहा गया। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। काला कानून कभी पूछता है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को ही रोलेट एक्ट लागू हुआ था। ये न अपील, न दलील, न वकील का कानून था। मतलब इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया रोलेट एक्ट के तहत, उस पे ना कोई अपील काम आएगी, ना कोई दलील काम आएगी, ना ही कोई वकील काम आने वाला था। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल किया था। देशव्यापी हड़ताल किया था रोलेट एक्ट के प्रति गांधी जी ने। मतलब क्या था, किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजों को लगेगा तो उठा के लेके आके बंद कर देगा, ना ही वकील उसके काम आएगा, ना ही कोई दलील, ना ही कोई अपील। पुलिस खूब कुटाई करेगी, चाहे उसको मार ही डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता था इस कानून के तहत। इसलिए गांधी जी ने इसका खुल के विरोध किया था 6 अप्रैल 1919 को। अब बात करें 13 अप्रैल 1919 को, इस दिन क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, क्या होता है ना कि जलियांवाला बाग में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक सम्मेलन बुलाई जाती है और उस सम्मेलन में जनरल ओ डायर के द्वारा जितने भी व्यक्ति शामिल थे उन पे गोलियां चलवा दी जाती है। और बाग के चारों तरफ तो बाउंड्री था, कोई व्यक्ति बाहर जा नहीं सकता था, तो उसमें जितने लोग मौजूद थे उन सब पे गोलियों से भून दिया गया। अंग्रेजों की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा था कि लगभग 320 या 30 के आसपास लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बताया जा रहा था कि उसमें लगभग हजारों व्यक्तियों की मौत हो गई थी, हजारों घायल भी हुए थे। ओके, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के द्वारा किया गया था। तो ये दिन याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक हंस राज नाम का व्यक्ति था, इसने जनरल ओ डायर की मदद की हुई थी। ये एक भारतीय था, हंसराज एक भारतीय था जिसने जनरल ओ डायर की मदद की हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ओके, इसने जनरल डायर का सहयोग किया हुआ था। तो हंसराज का नाम आता है एग्जाम में। अब बात करते हैं इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने जो 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी वो अंग्रेजों को वापस कर दिया कि लो भैया, एक तो तुम उपाधि देते हो, दूसरे हमारे ही लोगों को मारते हो। इसलिए गांधी जी ने ये उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। ओके,
कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी। तो ये पूछता है कि किस लिए लौटाया था या किसके विरोध में लौटाया था कैसरे हिंद की उपाधि। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाया था। ओके, जमुनालाल बजाज को भी एक उपाधि मिली हुई थी राय बहादुर की, तो ये भी लौटा दिए कि लो भैया मेरा भी उपाधि ले लो, हमको भी ना चाहिए उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर के भी सर की उपाधि मिला हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, उन्होंने भी सर की उपाधि लौटा दी अंग्रेजों को। ओके, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ओके, अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग की स्थापना की जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है कि जाओ भैया जांच करो कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कितने लोग मरे, ये सारा जांच वगैरह करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी 1919 में ही 19 अक्टूबर को। ओके, 19 अक्टूबर को। अब ये जलियांवाला बाग की बात करें तो ये किसकी संपत्ति थी? ये जल्ली नाम की एक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। जो जलियांवाला बाग था, ठीक है, वो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में ही। तारीख नहीं देता है लेकिन ईयर पूछता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन असहयोग आंदोलन के विरुद्ध भी कुछ लोग थे, जिसमें से अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल, ये सब इस आंदोलन से सहमत नहीं थे, असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। अब बात करें तो 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना होती है? तो चौरी चौरा कांड होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही लगभग 2 साल बीत गए थे, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाती है, जो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा पड़ता है। चौरी चौरा एक थाना, हालांकि उस क्षेत्र में एक थाना था, उस थाना को असहयोग आंदोलन में शामिल व्यक्तियों ने आग लगा दिया था, जिसमें लगभग 21-22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। ओके, जल के मर गए थे वो सिपाही। तो इसीलिए ये घटना याद किया जाता है चौरी चौरा कांड। ये घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। 5 फरवरी को ये घटना होती है, उसके लगभग 1 सप्ताह बाद यानी कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। ओके, अब बात करें 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। किनके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। बात करें कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, और मात्र इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार अध्यक्षता की हुई है कांग्रेस की। ओके, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, उसमें मात्र एक ही बार, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं हम तक, उसमें मात्र एक ही बार महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया है, वो था बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। अब बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। ओके, 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और साथ ही में देखिएगा ये और ये नाम दोनों मिलता जुलता है। ओके, इसमें बस एक अंतर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यहाँ पे सोशलिस्ट रहेगा। ओके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये 1928 में भगत सिंह ने किया था। 1928 में
ये भगत सिंह ने किया था, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी। और जब इसमें सोशलिस्ट मात्र जुट जाए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 4 साल बाद यानी कि 1928 में भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ओके, तो ये दोनों एग्जाम में पूछता है और काफी कंफ्यूजन होता है इसमें। अब बात करें काकोरी कांड। काकोरी कांड, ओके, काकोरी कांड के तहत ही बिस्मिल्लाह का नाम सुना होगा, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगियों के द्वारा एक ट्रेन गाड़ी को, मतलब ट्रेन की माल गाड़ी को लूट लिया जाता है। ओके, ये घटना कब घटी हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगियों के द्वारा एक ट्रेन को, मालगाड़ी ट्रेन थी जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों की संपत्ति, सोना चांदी वाली संपत्ति आ रही थी, उसको राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगियों के द्वारा लूट लिया गया था। तो ये घटना याद रखिएगा। ओके, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। क्या होता है ना, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे, काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया है इसको। काकोरी कांड का नाम बदल के योगी जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन डे नाम रख दिया है। ओके, अब बात करते हैं अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में हुई थी। महिलाएं भारत की महिलाएं स्वयं चाहती थी कि हम स्वयं, यानी कि इस संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष में हम खुद भाग लें। उसके लिए महिलाओं ने मिलकर एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था अखिल भारतीय महिला संघ, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। अब बात करते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत आया कब? 1928 में आया। और अपनी रिपोर्ट कब सौंपा? अपनी रिपोर्ट कब सौंपा? तो ये रिपोर्ट सौंपने का काम किया था 1930 में। 1930 में। ओके, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सभी जितने भी मेंबर शामिल थे, जितने भी मेंबर इसमें शामिल थे वो सब अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में, जिसमें सर्वदलीय सम्मेलन के तहत नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। ओके, तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में। अब बात करें लाला लाजपत राय की मृत्यु। लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? तो इसी का, साइमन कमीशन का एक तरह से इसके खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, लाला लाजपत राय इसके विरोध में एक आंदोलन कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो वहां पे अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं, जिसके तहत उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कब? तो 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। उसी के बाद सैंडर्स की हत्या होती है। भगत सिंह के नेतृत्व में उनके सहयोगी क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को। 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को। ओके, तो अब बात करें भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कब बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को। इसी के बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उनके जितने भी सहयोगी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन भगत सिंह ने ये बम किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं फेंका था। ठीक है, एक खाली जगह पे फेंका गया था। खाली जगह पे फेंका गया था अंग्रेजों को चेताने के लिए कि हमारी भी बातें सुनो। बाहरी अंग्रेज जो थे वो किसी आम नागरिक का, किसी की बातें नहीं सुन रहे थे। उसके लिए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। ओके, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को।
8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अब बात करते हैं कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन, जहां पे पूर्ण स्वराज घोषित कर दी गई थी। पूर्ण स्वराज, ये कभी कभी पूछता है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो वहां पे भी यही देता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, या कभी कभी ईयर दे देता है 1929 ईस्वी। ओके, तो पूर्ण स्वराज कब घोषित की गई थी, तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। ओके, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है उसी में। 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 के दिन क्या घटना होता है, तो रात 12 बजे नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया था। नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडे को फहराया गया था इसी दिन रात को 12 बजे। ओके, 12 मार्च 1930 ईस्वी, ये दिन क्यों याद किया जाता है, इसी दिन दांडी यात्रा शुरू हुई थी। दांडी यात्रा इसी दिन शुरू हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, दांडी यात्रा इसी दिन शुरू हो गई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और 24 दिन के बाद 6 अगस्त 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ओके, पूरा 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, वहां पहुंच के नमक कानून को तोड़ते हैं। ओके, यानी नमक बनाते हैं दांडी के समुद्र तट पे, और वहां पे नमक बनाने के दौरान ही वे नमक कानून को तोड़ देते हैं। ओके, बिहार में नमक सत्याग्रह चल ही रहा था। ठीक है, जैसे पूरे देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था, वैसे ही बिहार में भी चल रहा था नमक सत्याग्रह। लेकिन उसके साथ साथ, नमक सत्याग्रह के साथ साथ एक और चीज का विरोध हो रहा था, वो था चौकीदारी कर का। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बना हुआ है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक सत्याग्रहियों के द्वारा और कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो इसी के विरोध में, चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन चल रहा था बिहार में। ओके, अब बात करें तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। जैसे महात्मा गांधी उस समय इसी क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता जब हुआ था, उससे 1 साल पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आप सभी को पता होगा कि 3 बार अंग्रेजों के द्वारा लंदन में गोलमेज सम्मेलन कराया गया। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन करवाया गया था। तो उस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, और उस समय जबरदस्त तरीके से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था जो 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। उसी का हिस्सा था नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा हुआ करता था, जबरदस्त चल रहा था। तो उसी को सुलझाने के लिए 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच समझौता होती है। ओके, उसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के शामिल होते हैं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मात्र 1 बार गांधी जी शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरा नंबर का गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड इनका जो प्रधानमंत्री था वो था रैमजे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय लिबरल पार्टी की सरकार हुआ करती थी वहां पे ब्रिटेन में, और वहां पे जो प्रधानमंत्री था वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करता था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान यही वहां का प्रधानमंत्री था। अब बात करते हैं कौन ऐसा व्यक्ति था, भारत का व्यक्ति, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो अछूतों का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंबेडकर जी को तीनों गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, और अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिए। ठीक है, दलित वर्ग का एक तरह से प्रतिनिधि बनके भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 1934 में वापस ले लिया गया। 1934 में वापस ले लिया गया था। ओके, 1934 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। 1930 में शुरू हुआ था, 31 में जब गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद गांधी जी ये आंदोलन को वापस ले लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। लेकिन फिर से 1932 ईस्वी में ये दोबारा शुरू हो जाता है। 1932 ईस्वी में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जो 2 साल बाद 1934 में ये अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी, ये काली रात, ये काली रात 23 मार्च 1931 ईस्वी की ये काली रात, जिस दिन 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी हुआ था, इसमें सुखदेव, राजगुरु तथा भगत सिंह, इन तीनों को फांसी हो गया था इसी दिन 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसी दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 डेट शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी जो महात्मा गांधी जी का शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 23 मार्च जो भगत सिंह के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ये कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये मई 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन, ये कई बार बिहार के एग्जामों में पूछा हुआ। ओके, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो अप्रैल 1936 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस किसान सभा का अध्यक्षता कर रहे थे। अब बात करते हैं कि किसान सभा भारत में कहाँ पे और कब कब हुआ था, तो ये देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा ये कब हुआ था? तो फरवरी 1918 को हुआ था। ये लगभग 5 हम किसान सभा के बारे में बताएंगे, ये सब पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। संयुक्त प्रांत किसान सभा कब हुआ था? तो फरवरी 1928 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा कब हुआ था? तो अप्रैल 1936 में हुआ था। और इसी की अध्यक्षता कर रहे थे सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेतृत्वकर्ता या अध्यक्षता दोनों में इन्हीं का नाम आता है। ओके, अवध किसान सभा, अवध किसान सभा 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और साथ में बाबा रामचंद्र, ये दोनों लोग मिलके ये सभा का आयोजन किया हुआ था। और आगे की बात करें तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा। ओके, आंध्र प्रांतीय किसान सभा ये कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी को हुआ था। यानी टोटल 5 किसान सभा के बारे में सबको याद रहना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक इसका गठन कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1 मई 1939 ईस्वी को इसकी गठन की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1 मई 1939 ईस्वी को। अब बात करते हैं 13 मार्च 1937 ईस्वी को। ये दिन क्यों याद किया जाता है? 13 मार्च 1940 को क्या हुआ था? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। उधम सिंह पे एक मूवी बनी हुई है, विकी कौशल ने उसमें एक्टर का रोल निभाया हुआ है। ठीक है, उधम सिंह के द्वारा माइकल ओडायर को 1940 ईस्वी में गोली मार के हत्या की जाती है। ये वही माइकल ओडायर है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली घटना कराई थी। निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाने का कार्य इसी ने किया था। तो उसे कैसे बर्दाश्त करते ये? तो उधम सिंह ने इसी माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी 1940 ईस्वी में। ओके, 24 मार्च
1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई थी कहाँ पे? तो लाहौर अधिवेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो क्वेश्चन बनता है पाकिस्तान की मांग पहली बार कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में की गई थी। यही क्वेश्चन ज्यादा बनता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? तो रहमत अली ने गढ़ा था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग रहमत अली ने किया था। ओके, क्रिप्स प्रस्ताव। अब बात करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव की, जो 11 मार्च 1942 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। उसमें कहा गया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था पूरी दुनिया में, तो कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा प्राप्त किया जाएगा और जितने भी प्रांत हैं या राजवाड़े हैं सबको आजाद कर दिया जाएगा। ओके, और भारत में एक दल का गठन होगा जो संविधान निर्माण का कार्य करेगी। मतलब इस प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव में बहुत सारी चीजें शामिल थी, जिसे दोनों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इनकार कर दिया। ये तो पोस्ट डेट, एक तरह से भविष्य की बात की जा रही है। मतलब अंग्रेजों का कहना था कि भारतीय आप सब मिलके हमारा सहयोग करें द्वितीय विश्व युद्ध में, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम सारी चीजें आपको वापस लौटा देंगे। ये तो एक तरह से वादा था भविष्य में, जिसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। इसी क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ओके, अब बात करेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।